Good morning, class. So, today we are going to start a new chapter, lesson number 7, governing ourselves. So, in this lesson, we are going to see about different governments that are present in a country and how a country is governed or how a country is properly administered. So, this is there in your textbook, page number 263. One by one, we are going to see all the topics that are given in the textbook. Okay, this is how your lesson looks. Lesson 7, governing ourselves. Okay, so India union of 29 states and 7 union territories. तो इंडिया में कितने states हैं? 29 और 7 union territories. तो यानी ये पूरा जो है 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज मिलकर इंडियन यूनियन बनाते हैं, इंडियन यूनियन फॉर्म करते हैं. और इंडियन यूनियन का हैज़ अ गवर्नमेंट एट द सेंट्रल एंड वन इन ईच स्टेट. यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और हर स्टेट में अपना एक स्टेट गवर्नमेंट है. तो जो गवर्नमेंट एट द सेंटर इज़ नॉन एज सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट में है वो स्टेट गवर्नमेंट. And this has been provided by the constitution to govern the country properly. मतलब एक कंट्री को अच्छे से गवर्न करने के लिए, रूल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें सेंट्रल गवर्नमेंट और हर स्टेट में एक एक स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोवाइड की है. द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स एवरीथिंग. तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर चीज़ कंटेंट है. तो द पावर ऑफ द स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट को फॉर्म करती है, पोजीशंस, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये सब किसके अंडर आता है? कॉन्स्टिट्यूशन में. और फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग वॉर टाइम इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड दी बाउंड्रीज. तो यानी जब युद्ध होता है, वॉर का टाइम होता है, युद्ध का टाइम होता है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि वो प्रोटेक्ट करे हमारी बाउंड्रीज़ को, दूसरे कंट्रीज से डिफेंड करे. In case of certain matters, for example, law and order, education within a state, the state government shoulders the responsibility. मतलब जब केस हो कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, नियम मेंटेन करने हैं, एजुकेशन रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है. और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प्स दी स्टेट इफ़ द स्टेट फेसेस प्रॉब्लम लाइक फ्लड, फेमाइन और टेररिस्ट अटैक. मतलब कोई टेररिस्ट अटैक कर रहा है, कोई नेचुरल कलामिटी हो रही है, जैसे कि बाढ़ आ जाए या सूखा पड़ जाए, इन सब केसेस में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प करती है उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए. ओके, इन शॉर्ट अ कंट्री इज़ रन लाइक अ बिग फैमिली. तो कंट्री को एक बड़ी फैमिली की तरह अच्छे से रन करना पड़ता है. वेयर इन स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर ऑफ योर मम्मी एंड डैडी. द फैमिली फेसेस बिगर प्रॉब्लम देन योर ग्रैंड पेरेंट्स स्टेप्स इन टू एडवाइस. सिमिलरली एट द स्टेट लेवल इफ द प्रॉब्लम्स आर टू बिग देन द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेप्स इन टू हेल्प, एडवाइस एंड कंट्रोल. तो एक बड़ी फैमिली कैसे रन होती है वैसे ही कंट्री को भी चलाना पड़ता है, देश को चलाना पड़ता है. जैसे अब घर में छोटी प्रॉब्लम्स हो या फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो तो मम्मी पापा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं ना, तो वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट अपनी डिसीजंस लेके स्टेट को प्रोटेक्ट करती है. पर प्रॉब्लम अगर बड़ी हो जाए तो क्या होता है कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की एडवाइस लेते हैं, है ना, मम्मी पापा हमारे दादा दादी से मदद लेते हैं. तो वैसे ही जब बड़ी प्रॉब्लम्स आती है तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प लेती है. ओके, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें हेल्प करता है, एडवाइस देता है, उनकी कंट्रोल करके मदद करता है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. तो यानी हैज़ अ होल कंट्री साथ में चलानी पड़ती है. तो हम दोनों टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैसे चलती है, गवर्नमेंट पहले तो कैसे चलती है वो देखेंगे. तो व्हाट इज़ अ गवर्नमेंट? तो इमेजिन अ स्कूल विदाउट अ टीचर और अ प्रिंसिपल. व्हाट हैपन्स? एवरी चाइल्ड डज व्हाट ही और शी वांट्स टू डू. सम मे स्टडी क्वाइटली, मैनी विल मेक अ नॉइस और फाइट एंड सम अदर्स मे जस्ट जंप.
तो जस्ट इमेजिन करो एक स्कूल है जहाँ कोई टीचर नहीं, कोई प्रिंसिपल नहीं, कुछ भी नहीं, तो क्या होगा, बच्चे अपनी मर्ज़ी से जो करना चाहते हैं वो करेंगे, कुछ शायद पढ़ेंगे, कुछ मस्ती करेंगे, कुछ झगड़ा करेंगे, यानी कोई डिसिप्लिन वहाँ नहीं होगा। तो कोई आपका बैग स्नैच करेगा, मतलब खींच के ले जाएगा। मैनी में कम विदाउट देम, कुछ तो बैग के बिना ही स्कूल आ जाएंगे। बट देन वी ऑल नो दैट देयर इज़ नो सच स्कूल। पर ऐसी कोई स्कूल होती है कभी जहाँ पे कोई टीचर्स प्रिंसिपल ना हो? ऐसा कभी नहीं होता। एज स्टूडेंट्स वी कम टू स्कूल अबाइड बाय इट्स रूल एंड रेगुलेशन। तो ऐसे स्टूडेंट, अब जब आप स्कूल आते हो तो आपको रूल्स रेगुलेशन कुछ नियम मानने पड़ते हैं स्कूल के, राइट। इन टर्न यू आर सेफ एंड यू ग्रो। और जब आप उस रूल्स रेगुलेशंस को अबाइंड कर मान कर स्कूल के रूल्स अच्छे से फॉलो करते हो तो आप सेफ रहते हो और आप ग्रो करते हो, मतलब पढ़ लिखते अच्छे से ग्रो करते हो, राइट। इन द सेम वे पीपल लिविंग इन अ कंट्री, यानी जो लोग एक कंट्री में रहते हैं वो एक बैलेंस्ड इंडिविजुअल है, उनके पास हर तरह की फ्रीडम है, पर कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ नियम हैं जिनसे उन्हें फॉलो करना होगा। और बाय डूइंग दिस, ऐसा करने से वो क्या करते हैं, वो एग्री करते हैं कि वो एडजस्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, एडजस्ट विद वन अनदर। उनकी राइट्स, जो भी राइट्स उन्हें प्रोवाइडेड है उसे एंजॉय करेंगे, लिबर्टी, उनकी फ्रीडम को एंजॉय करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को एंजॉय करेंगे। To enjoy all these rights, they give the power and authority to a group of people called government. तो उस राइट्स को, उस पावर को एंजॉय करने के लिए हम लोग एक गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं जो ग्रुप हमारी कंट्री को अच्छे से रन करता है। अ गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स पीपल्स फ्रीडम एंड देयर राइट्स, यानी गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों के फ्रीडम, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है, लॉ को मेंटेन करता है, ऑर्डर्स और दूसरों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। वो स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो बसेस आप देखते हैं GSRTC की, ये सब क्या है, गवर्नमेंट की बस है, राइट। इन एडिशन टू दिस, जो गवर्नमेंट है वो पुअर पीपल्स को हेल्प करता है ताकि उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। सो गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के बेटरमेंट के लिए वर्क करती है। हु मेक्स लॉ इन द आवर कंट्री, तो हमारी कंट्री में लॉ, नियम कौन बनाता है, तो लॉ मेकिंग बॉडी है पार्लियामेंट, या फिर आप बोल सकते हो यूनियन लेजिस्लेचर, जिसके दो हाउसेस हैं, एक है लोकसभा और एक राज्यसभा। तो अगर हम पार्लियामेंट के डिफरेंट जो पार्ट्स बोले तो एक प्रेसिडेंट, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, तो 3 पार्ट्स होते हैं पार्लियामेंट के। सो फर्स्ट हाउस क्या था, लोकसभा। तो लोकसभा को हम बोलते हैं हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ अ कंट्री। तो कोई भी कंट्री का लॉ मेकिंग बॉडी लोकसभा, जिसे हम बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल या फिर लोअर हाउस, क्योंकि इसके मेंबर्स जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं, जो हम लोग ही इलेक्शंस के थ्रू उन्हें इलेक्ट करते हैं, इसलिए उसे हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है। और द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इलेक्ट होते हैं या सिलेक्ट होते हैं वही मेंबर्स, जो लोकसभा के मेंबर्स सिलेक्ट हुए वो लोग ही सिलेक्ट करते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और इस स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोकसभा की प्रोसीडिंग्स, जो मीटिंग्स हो रही है उसे गाइड करे, डिसिप्लिन्स को मेंटेन करे, उसके मेंबर्स को डिसिप्लिन में रखे। तो कोई भी सिटीज़न जिसकी एज 18 इयर्स या उससे ज़्यादा हो तो वो उसे वोट करने का राइट है, मीन्स राइट टू वोट फॉर अ कैंडिडेट ऑफ हिज और हर चॉइस। तो जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हैं उनमें से जिसे वोट कर जिताना है, उसे जिताने का राइट्स किसको है, कोई भी इंडियन सिटीज़न जिसकी एज 18 या उससे ज़्यादा हो। ओके, Any Indian citizen who is more than 25 years of age can contest election to the lower house or the Lok Sabha। तो कोई भी इंडियन सिटीज़न जिसकी एज 25 years से ज़्यादा हो तो वो इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है टू बी द मेंबर ऑफ लोअर हाउस, मतलब लोकसभा।
और हमारी कंट्री को स्मॉल यूनिट्स यानी कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किए गया है ताकि हर प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेट हो सके और द कैंडिडेट्स कैन गेट द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन द कॉन्स्टिट्यूंसी इज डिक्लेयर्ड द विनर। तो उस स्मॉलर यूनिट्स में से जो कैंडिडेट्स खड़े हैं इलेक्शन में उनको से जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे, हाईएस्ट वोट्स मिलेंगे, ही और शी इज़ डिक्लेयर्ड एज द विनर और वो बन जाता है लोकसभा का मेंबर। और जो लोकसभा है उसमें मैक्सिमम ऑफ 552 मेंबर्स होते हैं। सो दैट्स इट्स अबाउट लोकसभा। नाउ वी विल सी अबाउट द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज राज्यसभा। सो राज्यसभा का चेयरमैन होता है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। तो राज्यसभा इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी लोकसभा। लोकसभा से डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ राज्यसभा मेंटेन करती है। लोकसभा में मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट होते थे लोग इंडियन सिटीजन से, राइट, बट हियर द मेंबर्स आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट देम। तो मतलब जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर हैं वही राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। और मैक्सिमम 250 मेंबर्स जिसमें से 238 मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं और 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट डायरेक्टली नॉमिनेट करते हैं। ओके, मेकिंग द टोटल ऑफ 250। ओके, तो जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं दे आर इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 6 years और 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्स एवरी 2 years और उनकी प्लेस पे न्यू मेंबर्स कम्स इन। एंड राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है और वो इजीली डिसॉल्व नहीं होती। द लॉ मेकिंग बॉडी इज नोन एज पार्लियामेंट और you can say union legislature, and the Lok Sabha is known as the lower house of people. So we have seen about Lok Sabha and then Rajya Sabha. Now the president. So president is the head of the country. मतलब हमारे कोई भी कंट्री का हेड कौन है? प्रेसिडेंट। और जो इलेक्टेड मेंबर्स है लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ की, वो लोग एक ईसी मतलब इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म करते हैं जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं और प्रेसिडेंट 5 years के टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट इज़ फॉर्मिंग दी गवर्नमेंट। तो यानी गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है? तो पॉलिटिकल पार्टीज़, तो हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे गवर्नमेंट में जो लीडर्स हैं उसे हम एज अ सिटीज़न वोट करके सिलेक्ट करते हैं। यानी हम खुद डिसाइड करते हैं कि कौन हमें रूल करेगा या कौन हमें गवर्न करेगा। तो गवर्नमेंट जो ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, वही डेमोक्रेसी। So the citizen of Indian Congress or fights election as an independent candidates or by forming political parties। तो यानी कोई भी जो सिटीज़न इंडिया का है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अकेले ही इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है या तो फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर इलेक्शन में एज अ ग्रुप भी खड़ा हो सकता है। फिर इलेक्शंस फाइट कर जिसे मैक्सिमम वोट मिलता है वो they can form the government. The party which gets the maximum seats forms the government. But sometimes when no single party gets the majority, मतलब कोई भी पार्टी को majority votes नहीं मिले तो पार्टीज क्या कर सकती है? एक साथ आकर एक गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। सो देन मेनी पार्टीज कम्स टुगेदर एंड फॉर्म द गवर्नमेंट और उसे बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। और जिसे मेजॉरिटी वोट मिलते हैं, जिस पार्टी को मेजॉरिटी वोट मिलते हैं उसका जो लीडर होता है उन्हें ही वी अपॉइंट एज अ प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी वोट्स विनिंग पार्टी, एंड ही और शी देन फॉर्म्स द कैबिनेट। यानी जो प्राइम मिनिस्टर है ही और शी फॉर्म्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जिस मिनिस्टर जो लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनमें से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म होते हैं।
तो लीडर ऑफ द पार्टी दैट हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स। फिर जिस पार्लियामेंट में जिस दूसरी पार्टी के लार्जेस्ट मेंबर है, मतलब फर्स्ट पार्टी का तो जो प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट हुआ, जो दूसरी सेकेंड लार्जेस्ट मेंबर वाली पार्टी है उसे हम लीडर ऑफ अपोजिशन, मतलब जो रूलिंग पार्टी है उनके डिसीजन को अपोज करना है, उनका सही गलत, एज अ वॉइस ऑफ सिटीजन बनने के लिए वी सिलेक्ट द लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी। So the dash forms the council of ministers. So the prime minister forms the council of ministers. That was about the government. Now we will see about the state government. तो every state has a legislative assembly, मतलब हर स्टेट का एक विधानसभा होती है जो लॉ बनाती है फॉर दी स्टेट्स। सो द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज़ MLA। आपने MLA वर्ड सुना होगा, तो MLA का फुल फॉर्म होता है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो 5 years के टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट होते हैं। द डायरेक्ट इलेक्शंस टेक्स प्लेस इन दी स्टेट, तो स्टेट इलेक्शंस के थ्रू दे आर इलेक्टेड। दिस मीन्स दैट दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। जो इंडियन सिटीज़न है जिनकी एज 18 या 18 से ज़्यादा हो, वो वोट कर MLAs मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को इलेक्ट करते हैं। ओके, एक स्टेट को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर उधर इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। For each constituency, the candidate who gets the maximum number of vote is declared elected। तो हर एक स्मॉलर यूनिट्स में जो कैंडिडेट्स खड़े हैं उनमें से जिसको मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिले हो, ही इज डिक्लेयर्ड एज इलेक्टेड। ओके, व्हेन द असेंबली इलेक्शंस रिजल्ट डिक्लेयर होती, द पार्टी दैट गेट्स द मैक्सिमम सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म्स द गवर्नमेंट। और जो गवर्नर है वो होता है हेड ऑफ स्टेट्स, जो मेजॉरिटी वोट विनिंग पार्टी के लीडर को इनवाइट करती है टू फॉर्म दी गवर्नमेंट, एंड द लीडर ऑफ दिस मेजॉरिटी पार्टी बिकम्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो मतलब जिस पार्टी के लीडर, जिस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले हो, उस पार्टी के लीडर को हम चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कौन बनाता है? द गवर्नर, who is the head of the state। So जो गवर्नर है, he is appointed by the president of India for a term of 5 years। तो गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, और वो भी कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए? फॉर अ टर्म पीरियड ऑफ 5 years। नेक्स्ट, जुडिशरी। तो जुडिशरी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है कोई भी स्टेट का, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने डिसीजन इंडिपेंडेंटली लेता है। तो सुप्रीम कोर्ट एक अपेक्स कोर्ट इन इंडिया, मतलब एकदम अल्टीमेट पावर कोर्ट है, और विच इज़ बेस्ड इन न्यू दिल्ली। तो हाईएस्ट जुडिशरी बॉडी इन आवर कंट्री कैन बी सेड एज सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो चीफ जस्टिस है ऑफ इंडिया, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वही हेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, और बहुत सारे अदर जजेस भी होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं, और सबको अपॉइंट कौन करता है? दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और स्टेट लेवल पे वी हैव हाई कोर्ट, जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है, और चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस वही होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ अ स्टेट, हर स्टेट का अलग। तो स्टेट कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी होते हैं, जिस हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट होता है, जहाँ पे जजेस होते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज होता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिसीजंस लेते हैं। सो वी हैव द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन हाई कोर्ट एंड द अपेक्स कोर्ट दैट इज सुप्रीम कोर्ट। Okay, that's it about the lesson. Read the lesson. If there is any word that is not clear to you, or you have any sort of doubts, you can ask me. Thank you for listening, and make sure that you read the lesson again, then only you will understand that what have you understand and what not. Okay, so make sure you read the lesson.